नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में हम आपका परिचय एक ऐसे मर्मज्ञ और विद्वान साहित्यकार से करवाने जा रहे हैं जो मॉरिशस के रहने वाले हैं और मॉरिशस में रहकर हिंदी साहित्य की रचना करते हैं। डॉक्टर वीरसेन जागा सिंह, आप कहानीकार हैं, कवि हैं, यात्रा वृत्तांत लेखक हैं और अपने बच्चों के लिए भी रचनाएं की। आप एक भावुक व्यक्ति हैं, आप एक सहृदय व्यक्ति हैं, आप एक ऐसे रचनाकार हैं जो सब कुछ अपने बाहों में समेट लेना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, मैं स्वागत करता हूं आपका इस स्टूडियो में और हम जो बातचीत करेंगे वो आपकी रचनाओं के बारे में बातचीत करेंगे अवश्य, और जो कुछ आपने लिखा है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपने कहानियां भी लिखी हैं, कविताएं भी लिखी हैं, आपने यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं। क्यों ना हम शुरुआत आपकी कहानियों से करें? ज़रूर, क्योंकि शुरू से जब मैंने लिखना शुरू किया था, प्रारंभ की बात मैं बोलता हूँ, तो कहानियों ही से मैंने अपनी साहित्य यात्रा शुरू की थी। ठीक रहेगा? हाँ, तो कभी कभी आपकी कहानियों को पढ़ने से मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कहानियों में कई प्रकार के त्रिकोणीय संघर्ष उभर कर आते हैं। जरूरी नहीं है कि वो पति पत्नी और वो के ही त्रिकोणीय संघर्ष हों, लेकिन कई आयाम, कई कोण उभर कर आते हैं। क्या आप हमारे दर्शकों को, हमारे विद्यार्थियों को यह बताकर लाभान्वित कर सकेंगे कि ये त्रिकोणीय संघर्ष किस प्रकार के हैं? देखिए, मेरे समान मॉरिशसीय एक साहित्यकार जब जो कुछ भी लिखता है तो ये बात ज़रूर है कि स्वानुभूत की हुई बातें हम लोग लिखते हैं, जो अनुभव कमाती हैं स्वयं, और उसको मिला देते हैं पास पड़ोस में जो कुछ हम लोग यहाँ पर घटते दिखती हैं। ये त्रिकोण तो मेरे ख्याल से मॉरिशस में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर नहीं है। मैं हर एक विषय में, हर एक गांव में, हर एक शहर में, हर एक रिश्ते में उसको देखता हूँ। कहीं आप त्रिकोण और द्वंद्व की तो बात नहीं कर रहे हैं? जो समाज में एक द्वंद्व है, जो समाज में एक टकराहट है, जीवन में भी, परिवार में भी, समाज में भी, और अपने अंदर का द्वंद्व, कहीं उस द्वंद्व की तो नहीं बात कर रहे आप? मैं समझता हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, यदि मैं बोल ही रहा हूँ तो शुरू से मैं बोलना पसंद करूँगा। देखिएगा ना, बचपन से मैंने जैनेन्द्र कुमार जी की रचनाएं पढ़ी हैं। ये त्यागपत्र है इत्यादि, उनकी जो उपन्यास हैं, तो मैंने देखा वहाँ पर ये रिश्तों को लेकर, विशेषकर पति पत्नी और वो को लेकर उन्होंने बहुत अच्छा वर्णन किया है। न जाने क्यों अन्यत्र मुझे हिंदी साहित्य में ऐसा नहीं प्राप्त हुआ। तो उस दृष्टि से मैंने मॉरिशस में यहाँ पर वस्तुओं को और लोगों को देखना शुरू किया, एक प्रकार से आदत डाली, और मुझे लगा कि कहानियों की कथा वस्तुएं भरी पड़ी हैं। खुद जहाँ मैं रहता हूँ, मेरे पास पड़ोस में, मेरी गली में, मेरे गांव में, ये तो भाई बहुत बोल गया, उतनी दूरी तक नहीं जाना चाहिए। पास पड़ोस और गली, यहीं पर यदि मैं झांकता रहा, मैं देखता रहा, अनुभव करता रहा चीज़ों को, तो मुझे इस प्रकार की ढेर सारी कथा वस्तुएं प्राप्त हो गईं, और इसी को एक प्रकार से मैंने अपनी दिशा मान ली। और मेरी कहानियों में आप पढ़ेंगे, ये जो भी है प्रकाशित संग्रह में और अन्यत्र देश विदेश की पत्रिकाओं में, तो इसी मुद्दे को मैंने उठाने का प्रयत्न किया है। मैं बोलता हूँ कि मैंने प्रयत्न किया है। डॉक्टर साहब, मैं आपको यहाँ एक बात मैं पूछना चाहता हूँ। आपने जैनेन्द्र की चर्चा की। जरूर। डॉक्टर साहब, देखिए, जहाँ तक जैनेन्द्र की बात है, वो इस त्रिकोण की चर्चा तो करते हैं, लेकिन जैनेन्द्र में के इस त्रिकोण में एक स्त्री अस्मिता का भी सवाल उठता है, एक स्त्री के दृष्टिकोण का भी सवाल उठता है, और जैनेन्द्र के उपन्यास के जो स्त्री पात्र हैं वो पूरे समाज से विद्रोह करती हैं। क्या आपकी कहानियों में भी स्त्री पात्र समाज से विद्रोह करती हैं, या केवल वह एक त्रिकोणीय प्रेम बनकर रह जाता है? केवल एक कोण के रूप में मुख्यतः, क्योंकि उसको पता नहीं है आज के, यानी कुछ पहले के मॉरिशसीय समाज में,
कि संघर्ष किसे कहते हैं ना, ये अपनी पहचान के लिए किस प्रकार से लड़ा जाता है ना, अपना अस्तित्व, अब सबसे बड़ा शब्द का प्रयोग मैं करना चाहूँगा, अपना अधिकार जी। क्योंकि जब स्त्री और पुरुष का सबसे बड़ा संबंध क्या है, पति पत्नी का जी। हो सकता है उससे पहले प्रेमी प्रेमिका रहे होंगे दोनों, लेकिन जब उनमें से दोनों में से एक सीमा को तोड़कर जी। अन्यत्र संबंध स्थापित करती है और घर की स्त्री या घर की पुरुष को कुछ पता नहीं होता है ना, और वैसे ही जीवन चलता रहता है। आपको पता है इस प्रकार की स्थिति में ये घर ही के लोग या पति या पत्नी सबसे अंत में उनको पता चलता है कि पति का या पत्नी का इससे या उससे संबंध है। देखिएगा, तो ये तो मेरे विचार से बहुत कम स्थितियों में लोग खुशी के साथ ये सब करते हैं। प्रेम तो है ही जी। लाचारी है, मेडिकल रीजंस हो सकती है। आपकी कहानियों में हाँ, पत्नी के प्रति और पति के पत्नी के प्रति पत्नी एक मोह भंग पाया जाता है। देखिए एक प्रकार से पति है तो ठगा जाता है, पत्नी तो ठगी जाती है। मोह तो वो तो बात की बात है, क्योंकि हम लोग यहाँ अभी तक इस देश में अब ऐसे आप कह सकती हैं कि साहित्य जो है वैश्विक वस्तु बन जाती है, विधा बन जाती है। हम जो मॉरिशस में लिखते हैं ज़रूरी नहीं कि वो मॉरिशस के लिए है, वो तो पूरी मानवता के लिए। लेकिन हमारा समाज जो है अभी तक यहाँ पर मॉरिशस में अभी गत दिनों तक इसको हम लोग बहुत पूज्य भावना से देखते थे, पति पत्नी का संबंध ना, जो शादी जो इंस्टीट्यूशन है, जो संस्था है अभी तक है मॉरिशस में। लेकिन आप हैरान होंगे जानकर कि अब वहाँ मॉरिशस नहीं रहा। मुझे तो कभी कभी लगता है कि यूरोप और अमेरिका वेस्ट ना को फॉलो करते हुए हम उनसे 2-3 कदम आगे बढ़ गए हैं। इतना कहते हुए फिर भी मैं कहना चाहूँगा, इन बातों को देखने, परखने और समझने के लिए दृष्टि चाहिए। आप ऐसे देखेंगे साधारण रूप में कुछ नहीं है, लेकिन वास्तव में ऐसा है मॉरिशस में ना। तो इन बातों से एक भावुक व्यक्ति होने के नाते ना, तो मैं यह छूता कैसे रह सकता था। मैंने चाहा कि जो कुछ मैंने जाना, मैंने देखा, मैंने अनुभव किया, यदि मैं उसको लिपिबद्ध कर दूँ, एक विधा का रूप दे दूँ, मान कहानी ही को ले लेते हैं, तो क्या अच्छा नहीं होगा कि एक आई ओपनर के रूप में लोग पढ़कर जागरूक हैं, उनकी दृष्टि खुले ना। इस कारण से इस प्रकार की कथा वस्तुएं मैंने इनका बहुत प्रयोग किया अपनी कहानियों में। डॉक्टर साहब, आपने एक बात कही जरूर, आपने एक बात कही कि जब आप जीवन के सत्य को देखते हैं, जीवन को देखते हैं, उसको स्वानुभूत करते हैं उसको, तो आप उसको रचनाओं में उतारना चाहते हैं। आप ये कैसे निर्णय करते हैं कि आप इस विषय को कहानी के रूप में लिखें, कविताओं के रूप में लिखें या अन्य किसी विधा में ढालें? तो कैसे आपकी कोई रचना कहानी बन जाती है और कोई रचना कविता बन जाती है? देखिए, कविता को लेकर मैं ये कहना चाहूँगा, मेरी बात नहीं है ये सर्व स्वीकृत बात है कि अपने विचारों को जब आदमी किसी अन्य विधा में व्यक्त करने में असमर्थ होता है तो उसको कविता का विषय बनाया जाता है। अब एक दूसरी बात, कविता मैं बैठकर कागज कलम लेकर पहले ही से कि मैं कविता लिखने जा रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ है मेरे साथ कि इस प्रकार से भावुक हो जाते हैं लोग या मैं ही, कि मुझे लगता है कि अब मेरी कलम स्वयं दौड़ने लगेगी इस विषय को लेकर, और उस प्रकार से वो चल भी नहीं पाएगी, लड़खड़ाएगी यदि मैं उसको नाटक का रूप दूँ या एकांकी का रूप दूँ। नाटक और एकांकी मैंने बहुत लिखे हैं और मंचन भी हुआ है, उसके बारे में मैंने आपसे बात नहीं की है, लेकिन पत्रिकाओं में ना। तो कहानी के लिए जब इस प्रकार की जब कथा वस्तु हस्तगत होती है, हाथ में जब आ जाती है, तो स्वाभाविक है मेरे भीतर का जो रचनाकार है, रचयिता है, वो सहज रूप में, यदि इस रचयिता स्वयं निर्णय पहले से नहीं कर पाता है कि इसको किस विधा में लिखूं, तो फिर वो रचयिता कैसा। तो एक अंदर की बात है, ऐसे एक फीलिंग। आपकी बात सुनकर मुझे ऐसा लगा मुझे जरूर कि जब आप किसी यथार्थ को यथार्थ दृष्टि से देखते हैं,
तब तो आप कहानी की रचना करते हैं। लेकिन जब आप कल्पना के मोह में फंसते हैं, जब कल्पना आप पर हावी होती है, तो आप कविता लिखते हैं। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? संक्षेप में यदि आप ऐसा कहना चाहें तो मुझे स्वीकार है, लेकिन आप इस बात को बलपूर्वक ऐसा जबरदस्ती नहीं कह सकेंगे। देखिएगा क्यों। पहले जिस प्रकार की कविताएं लिखी जाती थीं, क्या भारत में, क्या मॉरिशस में, क्या दुनिया भर में, पश्चिम में फ्रेंच कविताओं को जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि आज कविताएं वैचारिक हो गई हैं। वो जो हृदय की बात कही, सेंशियस, सुपर सेंशियस, अति भावुकता, यदि साहित्यकार वैसा हो जाता है तो वो कुछ और लिख देता है। भक्ति साहित्य, साधु साहित्य लिख सकता है ना, लेकिन खड़े उतरने के लिए मापदंड के आधार पर मेरे ख्याल से अति भावुक होने पर अन्य विधाएं क्या, कविता भी नहीं लिखी जा सकती है ना जी। इसके लिए व्यक्ति को सोच समझ की आवश्यकता होती है। ऐसा मैं कहना चाहूँ आप ही के शब्दों में, थोड़ा थोड़ा हृदय और थोड़ा थोड़ा मस्तिष्क जी, दोनों का सम्मिलित रूप। अब शब्दावली कितनी है, शैली क्या है, उसको ढाला जाता है विधाओं में। आपके दो कविता संग्रह हैं, क्षितिज और क्षितिज के पार। जरूर। तो जब इन कविताओं को मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये साहित्यकार तो जमीन की ओर देख ही नहीं रहा है, ये क्षितिज की ओर देख रहा है, क्षितिज के पार देख रहा है। तो आपकी कविताओं में क्या केवल क्षितिज है, जमीन नहीं है? देखिए, केवल जमीन ही जमीन है और जमीन पर रहने वाले लोग हैं। अच्छा। जानते हैं, जब ये पहली रचना है मेरी क्षितिज काव्य संग्रह, एक छोटी सी पुस्तिका है जी। तो जो नहीं होना चाहिए उस समय हुआ। क्या हुआ? रचना सी मोह। या मैं कहूँ, मैं ऐसा एक शीर्षक डालना चाहता था कि मॉरिशस में शायद किसी ने नहीं डाला, तो इसको मोह ही कहा जाएगा जी। क्योंकि शीर्षक कुछ भी होता, रचना द्वारा कवि या पुस्तक की पहचान होती है। तो अब उसके बाद में जो कुछ लिखा गया, उसके बाद में तुरंत मैंने ये क्षितिज के पार मैंने नहीं, उसका संग्रह मैंने नहीं किया। वो तो जब तब, कैसे मैंने आपसे कहा, जब तब मूड में होते हैं तो कुछ लिख देते हैं, तो फिर वर्षों बाद उसका संग्रह हुआ है ना। तो मैंने सोचा क्यों ना उसी शीर्षक से मिलता जुलता याद करने के लिए भी सहज है, तो क्षितिज के पार। लेकिन क्षितिज के बारे में जब बोल ही रहे हैं तो एक कविता है मेरी जी कि मैंने सौर मंडल के बारे में लिखा है। वास्तव में एक व्यंग्य है। देखिएगा कि कोई भी ग्रह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, पहले तो हम बोलते थे 9, अभी 2 और छोटे छोटे ग्रहों की खोज हुई है, मान लीजिए 11 ग्रह जी, है जी। तो सौर मंडल में वो जो 11 ग्रह है, उनके अलावा अंतरिक्ष से कोई और ग्रह सौर्य मंडल में प्रवेश करना चाहता है, सूर्य का सामीप्य पाना चाहता है, तो वो असफल होता है। क्योंकि सौर मंडल के चक्कर लगाने वाले जो ग्रह और उपग्रह है ना, दूसरे शब्दों में चमचे हैं, सुपेश चमचे होते हैं बड़े लोगों के, तो वे पहुंचे हुए लोगों के समीप अन्यों को आने नहीं देते। तो इस प्रकार के विचारों को लेकर एक नहीं 2-3 कविताएं हैं। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि केवल अंतरिक्षी की बातें उसमें है। आपको एक प्रसिद्ध यात्रा लेखक के रूप में भी ख्याति मिली है और आपने कई यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो जैसे भारत के आमने सामने और ट्रिनिडाद के आमने सामने जो आपने रचनाएं की हैं, तो जब आप किसी संस्कृति से, जब आप किसी देश से, जब आप रूबरू होते हैं, जब आपके और एक दूसरे परिवेश के बीच जब एक लेन देन होता है, तो उसको आप किस रूप में ग्रहण करते हैं? इसका उत्तर ये है, मैं एक मॉरिशसीय नागरिक हूँ, लेकिन नखशिख नीचे से लेकर ऊपर तक या ऊपर से लेकर नीचे तक मुझ में एक भारतीय आत्मा का वास है। हम लोग मॉरिशस में यहाँ जो भारतीय मूल के लोग हैं, नागरिकता है हमारी मॉरिशन, लेकिन जैसे कि अन्य देशों में होता है डबल नागरिकता, सिटीजनशिप।
अभी तो नहीं है, हो सकता है बाद में हो जाएगा। हम अपने को उतने ही भारतीय समझते हैं जितने की मॉरिशन। लेकिन जहां तक आत्मा की बात है, उसको मॉरिशन बनने में शायद और 2-3 पीढ़ियां लग जाएंगी। मैं साहित्यकार के रूप में और एक आम जनता, गली का व्यक्ति भी भारतीय लोगों के समान दिखता है, सोचता है, खाता है, पीता है, सांस लेता है, इसी प्रकार से। अब रही बात आपकी, जब मैंने विदेशों की यात्राएं की, प्रभु इच्छा कि फिजी को छोड़कर मैंने इंडियन डायस्पोरिक देशों की यात्राएं की है। चहोर में गया हूं, जहां भी मैं गया, मॉरिशन बाद में एक भारतीय के नाते, एक धड़कती हुई भारतीय आत्मा, उस दृष्टि से मैंने संसार को देखा। जहां पर भी मुझे जो कुछ भी अति एक्सट्रीम बातें दिखाई दी, तो मैंने उसको भारतीय दृष्टिकोण से देखा कि मेरी भारत में, मेरी भारतीयता में, मेरी भारतीय भाषाओं में, मेरी भारतीय संस्कृति में, मेरी भारतीय सभ्यता में किन बातों का मना हम कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और यूरोप में मैं क्या दिख रहा हूँ, अमेरिका में मैं क्या दिख रहा हूँ, अफ्रीका में मैं क्या दिख रहा हूँ। तो एक प्रकार से मापदंड जो मेरा हो जाता था, भारतीयता। सभी के लिए समग्र रूप में एक शब्द का प्रयोग मैंने किया और करता रहूंगा, भारतीयता। इसके अंतर्गत सारी बातें आ जाती हैं। अब जहां पर मैं खुश हुआ, लिखा। जहां पर मैंने देखा कि बहुत भेद है, लिखा। लेकिन मापदंड जो है, दृष्टिकोण जो है, एक भारतीय के नाते, मॉरिशन नागरिक, भारतीय दृष्टिकोण के नाते, सबसे पहले मैंने भारत के लोग, बृहत्तर भारत, ओवरसीज इंडियन, भारत के बाहर भी भारत है, बृहत्तर भारत में इसको बोलता हूँ। तो इंडियन डायस्पोरिक देशों की जहाँ पर मैंने यात्रा की, तो मैंने वहाँ के लोगों का अध्ययन किया, अभी तक क्या खोया है और क्या बचा कर रखा है, फिर उसकी तुलना अपने लोगों के साथ, मॉरिशस के साथ मैंने ऐसा किया है। डॉक्टर साहब, आपने बच्चों के लिए भी काफ़ी साहित्य लिखा है। हाँ। तो एक मुक्त रूप से कविता लिखना या कहानी लिखना और यात्रा वृत्तांत लिखना और फिर बच्चों के लिए लिखना, तो ये बच्चों के लिए लिखना कितना अलग होता है? देखिएगा, मेरे विचार से बच्चों ही के लिए लिखना सबसे कठिन होता है जी। उसकी रुचि क्या है, उसकी आयु क्या है, उसकी शब्दावली क्या है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट उसकी आवश्यकता क्या है। जानते हैं ना डॉक्टर साहब, मैं महात्मा गांधी संस्थान में 2 पत्रों का संपादक रहा, वसंत और रिमझिम, वर्षों तक, 8 साल तक। और रिमझिम जो बच्चों की पत्रिका है, अच्छा, देखिएगा, जी। तो उस कारण मुझे ना होते हुए भी बच्चों के लिए लिखना पड़ा। लेकिन कोई मजबूरी नहीं थी, क्योंकि बच्चों से संबंध होता था। वो पत्रिकाएं बच्चे खरीद कर पढ़ते रहे हैं। अच्छा, उनकी योग्यता के अनुसार, आप ऐसा बोलते हैं, मेरे 3 संग्रह है बच्चों के लिए, और कमर्शियल बात नहीं है यहाँ पर, लेकिन उसी की कोई प्रति मेरे पास अभी नहीं है। बच्चों ने संग्रहों को, बाल साहित्य को इतना पसंद किया, कोई बात नहीं। आप बोलना चाहेंगे कि मैं बाल साहित्यकार हूँ? हाँ, इस दृष्टि से कि मैंने बच्चों के लिए भी लिखा है ना, और बहुत पसंद किया गया है। लेकिन यदि कोई मुझसे पूछे, तो मैं अपने को सबसे पहले कहानीकार बोलूंगा, उसके बाद में कवि बोलूंगा। और ये दूसरी बात है, मैंने दुनिया देखी और मेरी कलम पर चल पड़ी। मैंने ट्रैवेलॉग लिखा, यात्रा वृत्तांत इत्यादि ना। सबसे बड़ी बात और एक है कि मैंने मॉरिशस के बारे में कुछ नहीं लिखा, यात्रा वृत्तांत को लेकर ना। लेकिन जो कुछ भी लिखा, दिल से लिखा, दिमाग से लिखा, दोनों के सम्मिलित प्रयास करके मैंने एक साथ मिलाकर लिखा है। लेकिन बाल कथा जिसको कहते हैं, बच्चों के लिए मेरे 3 संग्रह हैं। और कभी कभी जब रचनाओं की कमी हो जाती थी, तो आवश्यकता अनुसार लिखकर छापना पड़ता था रिमझिम में। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप बच्चों के लिए रचनाएं लिखते थे, तो क्या जो यहाँ की और भारत की जो पौराणिक कथाएं हैं, जो हम अपनी दादी नानी से जो कथाएं सुनते आए हैं, कविताएं सुनते आए हैं, जैसे हम बचपन में सुनते थे, घुघुआ मामा, आरे आवा, बारे आवा, इस तरह की कई राइम्स जो बचपन में हम सुनते थे भोजपुरी की, क्या उसका प्रभाव आपकी बाल कृतियों पर है? विशेषकर मैं कहना चाहूंगा कि बिल्कुल नहीं है। मैं बोलता हूं क्यों। यदि कुछ नई बात मैंने लिखी है,
तो मान लिया जाए मैं अभी भारत से आए हुए मेरे प्रथम पुरुष गिरमिटिये के की चौथी पीढ़ी में हूँ। चौथी पीढ़ी और पहली पीढ़ी थी उनके बारे में मैं बिल्कुल नहीं जानता था, लेकिन मेरे दादाश्री मेरे पिताश्री ने बताया कि मॉरिशस में किस प्रकार से जीवन यापन किया जाता रहा। अब देखिएगा कि यहाँ पर पहले शादी कैसे होती थी। देखिए मेरी एक छोटी सी कहानी है बच्चों के लिए कि दादी सुना कहानी। तो उसमें दादी खुद अपनी कहानी कहती है कि किस प्रकार से बैलगाड़ी में बैठकर उसकी शादी, वो आजकल तो कार में यहाँ पर लोग जाते हैं, हेलीकॉप्टर में शादी करने जाते हैं, लेकिन उस समय में रेल में जाया करते थे। रेल से उतरकर अब गांव में भीतर जाएंगे, किस प्रकार से बैलगाड़ी लेकर उसको जाते। तो एक प्रकार से हमारे अपने बच्चों को आज जो मॉडर्न हो रहे हैं मेरे देश के बच्चे जो है उसको बताना चाहता हूं। मैं ये जानना चाहता हूँ, आपकी कविताओं में दादी आई हैं? दादी आई है, नानी भी आई है। दादी और नानी दोनों आई हैं, और आप ये भी बता रहे हैं कि आपने उनको रेलगाड़ी में और बैलगाड़ी में भी बिठाया है। जरूर। मैं यही बात जानना चाहता हूँ कि आपकी जो जैसे तुकांत भी कविताएं बच्चों की बनाई जा सकती हैं, जरूर, क्यों नहीं? लेकिन जो बेहतर कविताएं हैं वो अपने पारिवारिक संस्कारों, अपने मिथकीय संस्कारों से भी युक्त होनी चाहिए, जो आपकी कविताओं में किसी न किसी रूप में उपस्थित तो है। उपस्थित है, जरूर है। जैसे आपने कहा कि मान लीजिए कैसे हमारे पहले से जो हम लोगों ने अनुभव कमाया है। अब ऐसा मत सोचें कि रिमझिम में, क्योंकि हम लोगों ने बात की बाल साहित्य, बाल कथा की, जी, तो विस्तार से हम बच्चों बात कर के रहे हैं। लिए कविताएं भी हैं। देखते हैं वहां पर मेरी सबसे बड़ी विशेषता थी, पत्रिकाओं को मैं विशेषांक निकालता रहा मॉरिशस की बड़ी बड़ी लोगों पर। इसी कारण तो हो सकता है बाद में मैं कभी याद किया जाऊंगा मॉरिशस में विशेषताएं, ये विशेषांक निकालती रही हैं। और कोई भी एक विषय जब हम लोग लेते थे, मान लीजिए शिवसागर पर ना, या भोजपुरी पर ना, या मोहनलाल मोहित पर, तो हर एक विषय को लेकर बाल कविताएं, तो वो इस प्रकार से लिखी जाती रही है ताकि लोग उसको गा सके। राइम्स, नर्सरी राइम्स जिसको कहते हैं, जी, उस ओर भी हमारा ध्यान गया है। थोड़ा थोड़ा संगीत का ज्ञान इसके लिए होना चाहिए, जी, कि कहाँ पर उसको टेक डाला जाए और कैसे शब्दों का प्रयोग किया जाए, तो कठिन न हो। आपको तो क्या आप संगीत का भी ज्ञान रखते हैं? जिस प्रकार से आप पूछ रहे हैं उस स्तर पर नहीं जी, कभी मैंने शिक्षा प्राप्त नहीं की, लेकिन अभी मेरे पास यदि वो बांसुरी होती जी, तो मैं आपको कन्हैया बनकर दिखा देता। अच्छा, यानी कि स्वयं शिक्षा, सेल्फ एजुकेशन ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बहुत कुछ, मैं केला नोई मॉरिशस के ढेर सारे लोग हैं जो इस प्रकार से, जब उन विषयों की शिक्षा मॉरिशस में नहीं दी जाती थी तो अपने से देखकर सुनकर फिल्मों में देखकर तो लोगों ने प्रयास किया है मेरे समान, सफल भी हुए हैं। मान लीजिए कैसे मैं अपने को बांसुरी वादक नहीं बोल सकता, लेकिन कोई भी एक फिल्मी तर्ज आप मुझे बोलेंगे तो मैं आपको सुना दूंगा। बिल्कुल, इस प्रकार से बिल्कुल सुनाइए। नहीं तो कैसे सुनाऊंगा, बांसुरी है। अच्छा, बांसुरी वादन के बारे में करें, मैंने कहा कि आप उस फिल्म के गीत हमें सुनाएंगे। गीत नहीं, ये इंस्ट्रूमेंट जी, वाद्य इस प्रकार से। और डॉक्टर साहब, ऐसा है कि आपने कहा कि आप अपने को कहानीकार मानते हैं, कवि मानते हैं, लेकिन पूरे जो मॉरिशस का एक साहित्यिक परिदृश्य है, जरूर, एक साहित्यकार के रूप में, एक आलोचक के रूप में, आप इस पूरे परिदृश्य को, मॉरिशस में जो हिंदी साहित्य लिखा गया है या लिखा जा रहा है, उसके बारे में आप किस नजरिए से सोचते हैं? देखिए, अभी हाल तक मॉरिशस के लोगों को यह भ्रम था कि साहित्य केवल कथा साहित्य को बोलते हैं। आई मीन टू से केवल कहानी और उपन्यासी साहित्य। लोग जो कविताएं लिखते थे, नाटक लिखते थे, यात्रा कथा लिखते थे, उनको दोयम दर्जे के साहित्यकार माना जाता था। कवि को भी? हाँ, जरूर। अच्छा, अभी तक तो आश्चर्य की बात है। ऐसा भ्रम है मॉरिशस में, लेकिन अब वह बात क्योंकि कविता तो सबसे प्राचीन विधा है साहित्य की। हाँ, तो इसी कारण तो मैं बोल रहा हूँ कि भ्रम ना, इस भ्रम में कुछ लोग जी रहे थे, इतना तक कि कुछ हमारे पुराने आलोचक लोग भी हैं और लेखक तो इस प्रकार से ओढ़ चुके थे मॉरिशस में कि जो कुछ लिखा जा रहा है कथा साहित्य, वही केवल साहित्य है। आप तो जानते हैं, आप तो प्रोफेसर साहब हैं इग्नू के,
आपको कौन सिखाई इस बारे में, लेकिन बात ऐसी नहीं है ना। साहित्य की ढेर सारी विधाएं हैं। बेचने की दृष्टि से, बिक्री की दृष्टि से हो सकता है कि कथा साहित्य का अभी जमाना है, लोग खरीद कर पढ़ती है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अन्य विधाएं साहित्य नहीं है। कविता तो कथा साहित्य के समानांतर चलने वाली विधा है। और कभी कभी ऐसा होता है कविता का जोर आता है, कभी कथा साहित्य का जोर आता है। अच्छा। इसमें कोई अब देखिएगा, मैं और एक बात जोड़ना चाहूँगा कि इसको गर्व मत समझिएगा प्लीज़, क्योंकि मॉरिशस के हिंदी साहित्य पर ही मैंने प्रथम बार के लिए रिसर्च किया था अपनी पीएचडी के लिए। अच्छा जी। इस नाते मैं बोल सकता हूँ कि मॉरिशस में सबसे अधिक कविता संग्रह ही उपलब्ध है ना, लगभग 150। ये बहुत नहीं है ये संख्या। मैं तो जानता हूँ भारत में व्यक्ति 100 से अधिक कविता संग्रह उन्होंने छपवाई है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अभी आपने एक महान साहित्यकार की कुछ बातें सुनी। आपने ये जाना कि किस प्रकार एक साहित्यकार अनेक विधाओं में रचनाएं कर सकता है और अलग अलग रचना प्रक्रिया से गुजर सकता है। यदि वो कहानी में किसी त्रिकोण की चर्चा करता है तो कविताओं में क्षितिज के पार चला जाता है। ऐसे ही हमारे महान साहित्यकार हैं। और यही नहीं, वो बच्चों के लिए भी रचनाएं करता है और बच्चों के लिए रचनाएं करते समय बच्चा बनता है, उनके मनोविज्ञान में प्रवेश करने एक महान संपादक, 2 पत्रिकाओं के संपादक। और इस तरह उन्होंने न केवल मॉरिशस के हिंदी साहित्य की बल्कि विश्व के हिंदी साहित्य की भी सेवा की है। वो घूमते रहे हैं, यायावर हैं, और जहां घूमते हैं उनकी पैनी दृष्टि सब कुछ समेट लेती है अपने भीतर और वह उतरता है यात्रा वृत्तांत के रूप में। कोई भी विधा दोयम दर्जे की विधा नहीं होती है, ऐसा कहना है डॉक्टर जागा सिंह जी का, हमारे मॉरिशस के महान साहित्यकार का। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे विद्यार्थियों, हमारे दर्शकों को अपनी बात, अपनी रचना और अपने व्यक्तित्व से परिचित कराया। हम बहुत आभारी हैं आपके यहाँ उपस्थित होने से और मैं आपको इसके लिए नमन करता हूँ। बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद और आभार।